हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है विज्ञान भारती उसका जो चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं वो है 16 और इसका नाम है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो हमारे जो पारंपरिक स्रोत होते हैं ऊर्जा के उनसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। तो उसकी जगह पे जो वैकल्पिक स्रोत हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। वैकल्पिक स्रोत मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो कि प्रदूषण कम से कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं और जिनसे हमारे जो पर्यावरण को है कोई नुकसान नहीं होता है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, इसीलिए उनको नवीकरणीय करते हैं। जबकि जैसे जो खनिज से मिलते हैं, जो ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम लोग। इसकी थ्योरी को हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी केवल क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। तो इसका पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखना है आपको। तो पहला है कि पुनः प्राप्त न होने वाले अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं। तो अनवीकरणीय वही होते हैं कि जो कि एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा नए नहीं हो सकते हैं। जैसे ज़मीन से जो हम लोग खनिज निकालते हैं, तेल निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, वो जब ख़त्म होगा तो वो दोबारा हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो कि हमेशा हवा चलती ही रहेगी जब तक पृथ्वी है, तो इसलिए पवन ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानते हैं। इसी तरह बहता हुआ जल, तो जल भी हमें कुछ करना नहीं पड़ता, नदी खुद से बह रही है, तो उसकी वजह से अगर हम लोग बांध बना के उसे रोक के विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं तो वो भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में ही आता है। सौर ऊर्जा, पूरी पृथ्वी पे ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो ऊर्जा सौर ऊर्जा ही है, तो ये भी हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, कोयले की ऊर्जा। कोयले की ऊर्जा एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगी, कोयले के भंडार ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए इसे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया दूसरा प्रश्न, पुनः प्राप्त होने वाली या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या हैं। कोयला, तो कोयला हम जानते हैं एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ये अनवीकरणीय है। इसी तरह से पेट्रोलियम भी है, पेट्रोलियम भी एक समय के बाद ख़त्म होगा, तो ये भी अनवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है, तो ये भी एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो आपका ज्वार भाटा की ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्यों? क्योंकि समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराती हैं और उठती हैं तो उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। तो इस ज्वार भाटा से जो ऊर्जा बनती है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये ख़त्म नहीं होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सौर ऊर्जा को हम लोग किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, तो इसके लिए जो उपकरण यूज़ होता है उसे कहते हैं सौर सेल। तो सौर सेल का प्रयोग करके हम लोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायरेक्ट बदल लेते हैं। यहाँ पे सौर भट्टी, सोलर कुकर या फिर सौर जल ऊष्मक ये कार्य नहीं करते। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पे एक पवन चक्की का चित्र दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि ये पंखा घूमता है। किस तरह से घूमता है, जब हवा इस पे लगती है तो इसकी वजह से ये घूमता है, घूमने की वजह से इसका टरबाइन घूमता है, टरबाइन आगे घूम के बिजली उत्पन्न करता है और जो हमारे पास तक सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा वायु ऊर्जा है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। तो सही बात है, पृथ्वी पे ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे हम आप हों, सबको जो अल्टीमेट सोर्स है उसका सूर्य ही है। फिर अगला है, मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। तो सही बात है, पिछले चैप्टर में भी हम लोग देखे थे, मिट्टी का तेल और डीजल ये सारे पेट्रोलियम के ही उत्पाद होते हैं। फिर है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये गलत है, सौर ऊर्जा से बहुत आसानी से विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है, इसके लिए सौर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको एक चित्र के माध्यम से ये दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, ये जो जल होता है जब ये इकट्ठा किया जाता है तो इसमें चूंकि ये एक ऊंचाई पे रोका जाता है, इसकी वजह से इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा आती है। और ये स्थितिज ऊर्जा जब यहाँ से किसी इसके गेट को खोला जाता है तो यहाँ से जब पानी गिरता है तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और यहाँ आके इस टरबाइन को चलाती है, जिससे हमारी बिजली पैदा होती है जो हमारे प्लास तक सप्लाई की जाती है। तो इसमें जो सेंटेंस है, बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है, तो ऐसा नहीं, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला है, विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है।
तो सही बात है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वाहन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे डीजल पेट्रोल की तरह प्रदूषण नहीं होता है। अगला है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा विमुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो सही बात है, नाभिकीय विखंडन से एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर इसे कंट्रोल तरीके से किया जाए तो इससे बहुत सारी बिजली पैदा की जा सकती है। फिर अगला है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो रिक्त स्थान थे उसे मैंने रेड कलर से फिल कर दिया। पहला है परिवहन हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत डीजल पेट्रोल है। दूसरा है मुख्यतः जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम होता है। फिर है सभी प्राणी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। अगर यही पूछा होता कि ऊर्जा, तो ऊर्जा का जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो होता है सूर्य, ठीक है। लेकिन भोजन की बात कर रहा है तो भोजन तो हमेशा पेड़ पौधे से ही मिलता है। फिर है बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होती है। फिर है जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत बहता जल होता है, ठीक है। जल विद्युत संयंत्र में बहते जल को रोक के फिर उसे गिराया जाता है छोटे छोटे गेटों से और उससे टरबाइन घुमाई जाती है जिससे बिजली पैदा होती है। अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं, एक पद तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। चलिए पहला देखते हैं। तो इसमें है डीजल पेट्रोल सूर्य और मिट्टी का तेल। तो इसमें से डीजल पेट्रोल और मिट्टी का तेल ये सभी जीवाश्म ईंधन है, तो ये ज़मीन से निकाले जाते हैं, जबकि सूर्य इनमें से अलग हो जाता है। फिर है वायु जल बायोगैस और कोयला। तो इसमें से कोयला अलग है। क्यों? क्योंकि वायु जल और बायोगैस ये तीनों नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि कोयला जो है वो अनवीकरणीय, ये खत्म होगा तो दोबारा नहीं बन सकता। अगला है सोलर कुकर सौर सेल वायु और सौर जल ऊष्मक। इसमें से क्या अलग है? तो आपका वायु अलग है और सारे सूर्य से किसी न किसी रूप में संबंधित है, ठीक है। फिर अगला क्या है, ईंधन अनाज फल और सब्जियां। इसमें से अलग क्या है, ईंधन अलग है और सारे के सारे खाद्य पदार्थ हैं, चाहे अनाज हो फल हो या सब्जियां। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्तंभ का और स्तंभ खा को मिलान करना है। तो देखना है आपको क्या क्या दिया है। पहले में पेट्रोल कोयला जलाशय पर बांध डीजल और वायु। दूसरे में था तापीय विद्युत घर जल विद्युत संयंत्र बस पवन चक्की और स्कूटर। तो हमें जो सही है उससे मिलान किया है, तो मैंने उसी कलर से उसे मिलान किया है, तो आप समझ सकते हैं। तो पेट्रोल का मिलान होगा स्कूटर से। क्यों? क्योंकि स्कूटर चलता है पेट्रोल से। फिर है कोयला, तो तापीय विद्युत घर जो होते हैं वहाँ पे कोयले का प्रयोग किया जाता है। फिर है जलाशय पर बांध, जलाशय पर बांध बनाने से जल विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं। फिर अगला है डीजल, डीजल से चलती है आपकी बस। और फिर है वायु, वायु से चलती है पवन चक्की। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो आंसर क्या होगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सोलर सेल का क्या उपयोग होता है? तो सोलर सेल का उपयोग सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए होता है। तो सोलर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा जो होती है सूर्य की उसे बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? तो पेट्रोलियम का निर्माण जीव जंतुओं के अवशेषों के भूमि या जल के नीचे दब जाने पर लाखों वर्षों में अत्यधिक ताप और दाब के कारण होता है। तो पेट्रोलियम का इस प्रकार से निर्माण होता है। अगला प्रश्न क्या है, सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? तो यहाँ पे पूछा गया है ऊष्मीय प्रभाव, मतलब उसकी गर्मी का हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने और सौर जल ऊष्मक द्वारा पानी को गर्म करने में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्या है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है? तो नाभिकीय ऊर्जा भारी तत्व के नाभिक के टूटने या विखंडन से प्राप्त ऊर्जा है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों है? तो हमारे जीवन में जीवाश्म ईंधन का इतना बड़ा रोल क्यों है? तो जीवाश्म ईंधन प्रमुख स्रोत है क्योंकि वर्तमान में मानव की लगभग 80% ईंधन की पूर्ति इन्हीं से होती है। अगला है ऊर्जा संकट क्या है, आप उस संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो पहले देखते हैं ऊर्जा संकट। ऊर्जा की बढ़ती मांग और सीमित स्रोतों कोयला पेट्रोलियम के समाप्त होने की स्थिति ही ऊर्जा संकट है। तो उपाय क्या है, सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ाना और ऊर्जा की बचत करना। तो इस तरीके से हम लोग ये उपाय कर सकते हैं जिससे ऊर्जा संकट को कम किया जा सके।
आगे है सीमित तथा असीमित ऊर्जा के तीन तीन उदाहरण दीजिए। तो तीन तीन उदाहरण दिए गए हैं। सीमित क्या है? कोयला सीमित है, पेट्रोल सीमित है और प्राकृतिक गैस सीमित है। असीमित क्या है? सौर ऊर्जा असीमित है, पवन ऊर्जा असीमित है और जल ऊर्जा भी असीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ऊर्जा के उन स्रोतों का नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। तब कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल तथा लकड़ी आदि के जलाने से वायुमंडल प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न क्या है? गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन करना है। तो गोबर गैस प्लांट ये है, पहले आप इसे समझ लीजिए। यहाँ पे ये एक मिक्सिंग टैंक होता है जिसमें हम लोग गोबर या कचरा जो भी होता है उसे पानी के साथ मिला के डालते हैं। फिर ये जाता है मेन टैंक में। मेन टैंक को डाइजेस्टर डोम या पाचक टैंक कहते हैं, ठीक है। यहीं पे किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया के बाद गैस उत्पन्न होती है। गैस यहाँ पे ऊपर एक वाल्व लगा होता है और यहाँ से ये गैस निकल जाती है, ठीक है। ये जो गैस निकलती है इसको बायोगैस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसे एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इससे हम लोग अगर अपने किचन में सप्लाई कर दें तो उससे हम लोग खाना बना सकते हैं। फिर जो इसका स्लज निकलता है वहाँ से इसे बाहर निकाल देते हैं और ये एक उत्तम खाद की तरह प्रयोग की जाती है। तो अब इसका थोड़ा वर्णन भी देख लेते हैं। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इसमें मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिला के फिर ये पाचक टैंक में डाला जाता है। फिर क्या है? इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और हाइड्रोजन H2 जैसे गैसेस भी अल्प मात्रा में बनती हैं। गैस प्लांट के शेष अपशिष्ट पदार्थ कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सोलर कुकर की संरचना और उपयोग बताइए। ठीक है बच्चों, अभी नहीं, आप बोर्ड के एग्ज़ाम भी देंगे तो उस समय भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कहीं पे भी फिगर बना सकते हैं तो उस फिगर को अवश्य बनाइए, जिससे आपके नंबर हमेशा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ की आदत अभी से डालिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे फिगर है नहीं लेकिन दिया हुआ है। तो अच्छा आंसर वही होता है जिसमें आप कोई चीज़ वर्णन करने के साथ साथ उसका सचित्र वर्णन करते हैं, तो उस चीज़ से उसके मार्क्स आपके हमेशा ज़्यादा आएंगे। तो इसमें क्या दिया गया है कि सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर का उपयोग यही है। सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक पर पड़ती हैं। तो देखिए ये जो किरणें हैं सूर्य की, ये आके इसे परावर्तक पृष्ठ पर ऐसे पड़ती हैं। यहाँ से ये लौट के जाती हैं जहाँ पे आपका बर्तन रखा होता है। तो कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। बर्तन की भीतरी सतह और बॉक्स की काले रंग की दीवारें सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। कांच का ढक्कन होने से बॉक्स के अंदर हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब ये इसके अंदर आ जाती हैं तो इससे अवशोषित कर लेती है और ये बाहर ऊष्मा नहीं जाने पाती, जिससे ये पूरा बर्तन गर्म होने लगता है और इसके अंदर का खाना भी पक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। 2-3 घंटों में इसके अंदर रखा खाना पक जाता है। सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने और फ्राई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सोलर कुकर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए। तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है, प्रदूषण रहित हैं और असीमित है, अर्थात यह कभी समाप्त नहीं होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। तो विस्तार से लिखना था तो इसे पॉइंट वाइज मैंने कर दिया है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। अनवीकरणीय वही हैं जो कि एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो उन्हें हमें बचा के रखना ज़रूरी है। तो करेंगे क्या? हमें आसपास के स्थान तक जाने के लिए डीजल पेट्रोल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में विद्युत उपकरण जैसे पंखा, बल्ब, हीटर आदि को आवश्यकता होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। रोशनी के लिए कम बिजली की खपत करने वाले LED बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। सोलर कुकर, सोलर पैनल जैसे नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं। फिर अगला है बायोगैस किसे कहते हैं।
पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों, गोबर आदि के वायु की अनुपस्थिति में अपघटन द्वारा उत्पन्न गैसों के मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद आपका कंप्यूटर वाले चैप्टर बचे हैं, और तो हमने मेन जो चैप्टर थे वो सारे ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो पड़े तो आपको मिल जाए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।